जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 20 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 20 को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, मद्रासा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, मद्रासा नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दिवाला और शोधन अक्षमता भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो दिवाला और शोधन अक्षमता भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये आते हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना हो तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी यहाँ पर रिट जारी करता है। चलिए बताएंगे कि यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना हो तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। तो ये करते हैं आपके हेबियस कॉर्पस वाले रीट। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत में किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है किया जाता है। तो भारत में किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है यह किसकी होती है। तो ये राज्य चुनाव आयोग के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न यहाँ पे आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब वित्त मंत्री होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ जो है कौन दिलाता है। तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं ये शपथ दिलाए जाते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो अनुच्छेद 326 होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 326 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि नगर निगम के मुखिया को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि नगर निगम के मुखिया को क्या कहते हैं।
तो इसे कहते हैं मेयर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मेयर कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 11वें नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे कि नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। तो नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे ओडिशा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन जो है ये क्या कहलाता है। तो संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोगों का लोकतंत्र। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकतंत्र। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि प्रधानमंत्री अजय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो प्रधानमंत्री अजय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर। और प्रश्न पूछा है कि फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रति स्थानों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। तो 2025 तक अगर देखेंगे तो ये राजस्थान में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे हराकर सत्ता प्राप्त की थी। चलिए बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे हराकर सत्ता प्राप्त की थी। तो ये हराकर आराम शाह को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आराम शाह को हराकर किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। और प्रश्न पूछा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ या संबंध किससे है। चलिए आंसर लगाइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ या संबंध किससे है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, हिंदू दर्शन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हिंदू दर्शन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में किस राजवंश ने शासन किया। तो मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में किस राजवंश ने शासन किया। तो याद रखेंगे शुंग वंश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शुंग वंश हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए यहाँ पे 27वें नंबर कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता किसे बताया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता किसे बताया गया। तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, इंद्र को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किसके पुत्र थे। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार किसके पुत्र थे। तो ये हो जाएंगे किसका पुत्र। तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है क्या होगा। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे सातवाहन राजवंश के जो है संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक थे सिमुक। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सिमुका होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुप्त काल को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संगम साहित्य के मुख्य संरक्षक कौन है। चलिए बताइएगा कि संगम साहित्य के मुख्य यहाँ पे संरक्षक कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सी करेंगे, पांड्य हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पांड्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता किसे बताया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता किसे बताया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है
ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे इंद्र को, ऑप्शन सी सही जवाब है, इंद्र को बताए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 नंबर, दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का यानी टंका किसने जारी किया था? तो दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का या टंका किसने जारी किया था? तो याद रखेंगे ये जारी किए हुए थे आपके कौन? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इल्तुतमिश होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर जो है कहा जाता था? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अलाउद्दीन खिलजी को कहे गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर, हम्पी के स्मारकों का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? चलिए बताएंगे कि हम्पी के स्मारकों का निर्माण जो है किस साम्राज्य के दौरान हुआ? तो आप बताएंगे ये हुए थे आपके विजयनगर साम्राज्य के दौरान, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? चलिए बताएंगे, ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो आप बताएंगे वंदे मातरम के 150वां साल, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 28 नंबर, कि वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया? तो वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए? तो 5 लोगों को किए गए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2026 के जो है यहाँ पे अतिथि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और 30 नंबर प्रश्न पूछा है कि गोवा राज्य में हाल ही में बनाए गए नए जिलों का नाम क्या है? तो गोवा राज्य में हाल ही में बनाए गए नए जिलों का नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे कुस्सावटी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुस्सावटी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये आए हुए थे आपके किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है ये प्राप्त कहां से होता है? तो एरन अभिलेख से, ऑप्शन सी सही जवाब है, एरन अभिलेख से होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है थे? तो हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बाणभट्ट, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाणभट्ट थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ जो है ना हस्तांतरित की थी? तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो ये किए हुए थे कहाँ पे? तो ये किए थे कन्नौज में, ऑप्शन ए सही जवाब है, कन्नौज में किए। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो ये डाले थे विज्यालय, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, विज्यालय। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।